Welcome to CR International School online study classes. Bete, I hope all of you will be fine at home. Please stay home, stay safe. We are doing business studies. The topic will be marine insurance. बेटे marine insurance. अभी देखिए हमने जितने भी इंश्योरेंस पढ़े हैं उन सब में सबसे ओल्डेस्ट इंश्योरेंस जो है वो मेराइन इंश्योरेंस है। बेटे मेराइन इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ जब ब्रिटेन से इटली के बीच व्यापार होता था, ट्रेड होता था थ्रू शिप्स। ठीक है बेटे, तो ब्रिटेन आपको पता है बहुत पुराना एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी है जो अलग अलग देशों के साथ व्यापार करता था। तो ब्रिटेन और इटली के बीच जब व्यापार होते थे तब मेराइन इंश्योरेंस आया था बेटे 1774 में। 1774 बेटे 1774 1774। ठीक है, 1774 में मेराइन इंश्योरेंस बेटे एग्जिस्टेंस में आया था। उस समय जब ब्रिटेन से इटली के बीच व्यापार होता था बेटे, तो ड्यूरिंग द वोएज, वोएज का मतलब होता है जर्नी, यात्रा। तो ड्यूरिंग द वोएज के दौरान बेटे, जर्नी के दौरान शिप को बहुत अलग अलग तरह के खतरे होते हैं बेटे। समुद्री लहरें अराइज होती है, आइसबर्ग होते हैं सामने जिससे वो टकरा जाते हैं और खराब हो जाते हैं बेटे। तो उस समय अलग अलग डेंजर, अलग अलग रिस्क से बचने के लिए मराइन इंश्योरेंस बेटे कराया जाता था। ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट है बेटा ये। ठीक है, अब देखिए मराइन इंश्योरेंस की मीनिंग क्या होती है। सबसे पहले इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब वही क्षतिपूर्ति। तो बेटे सबसे पहले इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर विच द इंश्योर्ड पेज अ फिक्स्ड प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर सिक्योरिंग हिज गुड्स विच आर वोएज थ्रू द शिप टू द अदर कंट्री। तो बेटे अगर आपके जो गुड्स हैं वो शिप के थ्रू किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो आप कर क्या सकते हो, इंश्योरर कंपनी को बेटे एक फिक्स प्रीमियम पे करके अपने गुड्स को इंश्योर्ड करा सकते हो, और एक ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर विच द इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिसेस, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है टू पे द इंश्योर टू द कंपनसेट फॉर एनी डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ द मेराइन रिस्क। तो बेटे समुद्री यात्रा के दौरान अगर कोई रिस्क अराइज होता है, कोई कम डैमेज होता है, कोई गुड्स खराब होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉमिस करती है उस डैमेज गुड्स का कंपनसेशन पे करने के लिए। अब देखिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेराइन इंश्योरेंस। सबसे पहले है कार्गो इंश्योरेंस। ठीक है बेटे, तो कार्गो क्या होता है, द गुड्स विच आर शिप्ड थ्रू द शिप। तो बेटे जो गुड्स शिप के अंदर जाकर जाते हैं, जिन गुड्स को शिप के थ्रू भेजा जाता है उसे कार्गो कहते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कार्गो क्या होते हैं। तो दीज टाइप ऑफ गुड्स विच आर गोस थ्रू द शिप इज नोन एज कार्गो। और बेटे कंपनियां कार्गो इंश्योरेंस लेती है, यानी जो गुड्स जाते हैं उसका इंश्योरेंस कराती है। लॉस होने की दशा में बेटे इंश्योरेंस कंपनी उसका कंपनसेशन आपको पे करती है। कार्गो इंश्योरेंस में ये होता है बेटे जो आपकी कॉस्ट है वो उसका तो इंश्योरेंस होता ही है, प्लस जो प्रॉफिट आप कमाने वाले थे बेटे उनका इंश्योरेंस भी कराया जाता है। तो अगर बेटे यात्रा के दौरान आपके गुड्स डैमेज हो जाते हैं, शिप में बेटे पानी भर जाता है, शिप किसी आइसबर्ग से टकरा जाता है जिसके कारण आपके गुड्स बेटे डैमेज हो जाते, खराब हो जाते, तो आपको उसकी कॉस्ट तो मिलेगी, साथ ही साथ जो उसमें आप प्रॉफिट ऐड करते हैं अपना, जो भी 10% 20% प्रॉफिट आप भी ऐड करते बेटे, इंश्योरेंस कंपनी वो 20% प्रॉफिट भी आपको पे करेगी। तो ये होता है बेटे कार्गो इंश्योरेंस। ठीक है, सो गुड्स विच बीइंग कैरिड बाय द मैरीन शिप्स आर नोन एज कार्गो। ठीक है बेटे, तो इंश्योरेंस कंपनी वोएज के दौरान जो रिस्क अराइज होते हैं इंक्लूडिंग वार। बेटे कौन कौन से रिस्क होते हैं, वार। ठीक है, लड़ाई का खतरा होता है बेटे, सामने वाले ठीक है चोर डाकू वगैरह समुद्री लुटेरे भी होंगे, आपने सुना होगा बेटे, उनका हमला हो जाए। ठीक है, फायर आग लग जाए, थेफ्ट हो जाए बेटे, फॉर फीचर ऑफ गुड्स बाय एनिमी, कोई दुश्मन देश आपके बेटे गुड्स को जब्त कर ले, फॉर फीचर कर ले, तो इसके कारण रिस्क अराइज होता है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। साथ ही साथ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों आपको ये पे करती है। ये होता है कार्गो इंश्योरेंस। क्या होता है कार्गो इंश्योरेंस। नेक्स्ट है आपका हल इंश्योरेंस। बेटे गुड्स के साथ साथ विद गुड्स के साथ साथ आपको शिप का इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है। भाई शिप को भी तो नुकसान हो सकता है, जो समुद्री जहाज के थ्रू आप भेज रहे हो अपने सामान को, वो जहाज, वो समुद्री जहाज को भी तो बेटे हानि हो सकती है, उसे भी तो डैमेज हो सकता है, वो भी तो खराब हो सकता है। तो बेटे गुड्स के साथ साथ शिप का इंश्योरेंस भी परचेस किया जाता है, और शिप के इंश्योरेंस को जब हम परचेस करते हैं तो वो शिप इंश्योरेंस या हल इंश्योरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, शिप इंश्योरेंस या फिर हल इंश्योरेंस ही आपका कहलाता है। थर्ड है बेटे फ्रेट इंश्योरेंस। क्या होता है फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा या किराया।
सोचिए बेटे, भाड़ा या फिर किराया, किराए को हम कहते हैं फ्रेट। अब सोच के देखिए, जिस कंपनी ने इंश्योरेंस लिया है बेटे माल का, वो किराया आपको बेटे माल को इंडिया से इटली या इंडिया से जापान भेजने का किराया कब पे करेगी? जब आपका माल सुरक्षित जापान पर उतर जाएगा और सामने वाला व्यापारी वेरीफाई कर देगा कि गुड्स इज ओके, गुड्स इज ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है, तब जाके वो सामने वाली कंपनी आपको क्या करती है? फ्रेट या भाड़ा पे करती है। अब सोच के देखिए 2 मिनट के लिए, रास्ते में मान लीजिए हो गया कोई नुकसान, आग लग गई या कोई चोरी हो गई बेटे, थेफ्ट हो गया या समुद्री लुटेरों ने आपका माल लूट लिया। अब क्या हुआ? अब सामने वाले का सामान तो पहुंचा ही नहीं सामने वाली जगह पर बेटे, जहां से पहुंचाना था, जापान रशिया जहां भी पहुंचाना था, पहुंच ही नहीं पाया बेटे सामान। तो क्या अब जिस पर्सन ने इंश्योरेंस लिया था वो आपको किराया पे करेगा? नहीं पे करेगा। किराया नहीं पे किया बेटे तो आपका तो कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कंपनियां करती क्या है? फ्रेट का इंश्योरेंस भी करा लेती है। भाई जो किराया में मुझे मिलने वाला है, अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा होगा लॉस, तो इसलिए मैं अपने फ्रेट का इंश्योरेंस परचेस कर लूंगा, ठीक है। ये कंपनी परचेस करेगी बेटे डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि अगर उसे लॉस ऑफ फ्रेट हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसका माल अगर सही से नहीं पहुंचा तो कोई बेटे रुपए पे नहीं करेगा उसे, जिसके कारण उसे अपने फ्रेट का इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो इसमें साफ साफ बताया गया है बेटे, द शिपिंग कंपनी चार्ज सम फ्रेट और कैरी फॉर द कार्गो। बेटे कार्गो जो लेकर जाते कंपनियां, तो उसके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई फ्रेट वो चार्ज करेगी। हेंस द शिपिंग कंपनी हैज एन इंटरेस्ट इन फ्रेट, तो फ्रेट में उसका बेटे इंटरेस्ट होता है, हित होता है, रुचि होती है उसके इंटरेस्ट के अंदर। वेरी ऑफन देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द शिपिंग कंपनी एंड ओनर, ओनर और शिपिंग कंपनी के बीच बेटे एग्रीमेंट होता है कि अगर उनका गुड्स ठीक ठाक सही सलामत पहुंच गया तो ओनर उसे पे करेगा बेटे, फ्रेट किराया भाड़ा पे करेगा। बट इफ गुड्स आर डैमेज इन ट्रांजिट, अगर रास्ते में गुड्स बेटे आपके खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, देन द शिपिंग कंपनी मे नॉट गेट द फ्रेट, तो बेटे उसे फ्रेट नहीं मिलेगा। इसीलिए वो करती क्या है? अपने फ्रेट का इंश्योरेंस करा लेती है। फोर्थ देखिए, लायबिलिटी इंश्योरेंस बेटे, फोर्थ इसका सब्जेक्ट मैटर है लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये कब होता है बेटे? जब कोई थर्ड पार्टी इनटू द एग्जिस्टेंस आती है। तो देखिए, द इंश्योरेंस विच इज टेकन फॉर द डैमेज ऑफ द थर्ड पार्टी, ठीक है। सो द इंश्योरेंस विच इज टेकन फॉर द damage of third party bete and the compensation is payable to the third party, then it is known as liability insurance। तो बेटे जो कंपनसेशन हम पे करते हैं थर्ड पार्टी को, ठीक है, दो पार्टियां थी, तीसरी पार्टी कंपनसेशन ले गई। अब ये एग्जांपल लेंगे तब पता लगेगा कैसे बेटे। तो जब हम किसी थर्ड पार्टी को कंपनसेशन पे करते हैं फॉर द डैमेज बीइंग डन, तो उसे हम लायबिलिटी इंश्योरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे, दो शिप आपस में टकरा गए, दो शिप आपस में कोलाइड कर गए बेटे, टकरा गए, तो दोनों आपस में जब टकराएंगे तो सिंपल सी बात है, शिप को भी नुकसान पहुंचेगा, उसके अंदर जो गुड्स वगैरह मौजूद है उसे नुकसान पहुंचेगा। अब सामने वाले शिप ने जो आपका माल जिस शिप में था बेटे, उससे जो सामने वाले शिप ने बेटे, ठीक है, आपके ऊपर क्या कर दिया? केस कर दिया, क्लेम कर दिया आपके ऊपर कि भाई आपकी गलती से ये सारी हानि हुई है। तो अब अगर सामने वाले का क्लेम प्रूफ हो जाता है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? उसे लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या लेते हैं? लायबिलिटी इंश्योरेंस लेते हैं कि अगर रास्ते में हमारा शिप किसी और से टकरा गया और हमें सामने वालों को अगर कंपनसेशन पे करना पड़ा तो फिर लायबिलिटी इंश्योरेंस अराइज होगा। देखिए बेटे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैराइन इंश्योरेंस, जिस तरह लाइफ इंश्योरेंस में दो प्रिंसिपल अप्लाइड होते थे, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, उसी तरह बेटे मैराइन इंश्योरेंस में भी दो प्रिंसिपल आपके अप्लाई होते हैं। अगेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटी। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपसे क्या कहता है? तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपसे कहता है कि द इंश्योर्ड मस्ट हैव interest in his property being voyage। तो बेटे वोएज के दौरान जो प्रॉपर्टी आपकी जा रही है उसमें उसका इंटरेस्ट, उसमें उसका हित होना चाहिए। इंटरेस्ट साफ है बेटे, अगर जो गुड्स आप भेज रहे हो वो अपनी डेस्टिनेशन पर अपनी जगह पर पहुंच जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर वो अपनी जगह पर नहीं पहुंचता या एक अलग कंडीशन में, एक डैमेज कंडीशन में, खराब कंडीशन में पहुंचता है तो आपको लॉस होगा बेटे। तो इसीलिए जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो देखा जाता है एट द टाइम ऑफ डैमेज,
एट द टाइम ऑफ डैमेज, कि डैमेज किस समय देखा जाता है बेटे, किसका इंटरेस्ट है, किसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाएगा। ठीक है, तो बेटे जिस पर्सन ने बेटे गुड्स का इंश्योरेंस कराया उसका इंटरेस्ट होना ही चाहिए। गुड्स अगर पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर तो प्रॉफिट होगा, नहीं पहुंचे तो लॉस होगा। और बेटे पहुंचने के बाद जिस पर्सन को वो मिले, देखिए जिस पर्सन को वो गुड्स मिलते हैं, ठीक है, वो उसकी पेमेंट करने के बाद उसका ओनर बन जाता है, उसका मालिक बन जाता है। ठीक है, तो सोच के देखिए बेटे, तो बायर ने सेलर को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या हुआ, बायर से कहां पर ट्रांसफर हो गया, सेलर के पास ट्रांसफर हो गया। तो अगर सेलर को बेटे डैमेज गुड्स मिले तो उसका इंटरेस्ट खराब होगा, उसका इंटरेस्ट, उसका हित खराब होगा। इसीलिए कहा जाता है बेटे कि मैराइन इंश्योरेंस में हमेशा जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो किस टाइम पर देखा जाता है, एट द टाइम ऑफ डैमेज, डैमेज के समय देखा जाता है। और लाइफ इंश्योरेंस में कब देखा जाता था, जब पॉलिसी ली जाती है, पॉलिसी टेकन की जाती है उस समय पर। तो इसीलिए आपको बताया है कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहां पर अप्लाई होता है बेटे। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ डैमेज इसे देखा जाता है। डैमेज जब हुए बेटे तो किसके पास थे, यात्रा के दौरान थे तो बायर का लॉस है बेटे। पूरी यात्रा होने के बाद सेलर को मिल गए और सेलर को मिलने के बाद डैमेज हुए हैं तो फिर वो सेलर का इंटरेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से बेटे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमें देखना पड़ता है बेटे मैराइन इंश्योरेंस के दौरान। इट इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ डैमेज। ठीक है, अब देखिए किस किस का इंटरेस्ट किस में होता है, ओनर ऑफ शिप्स इन ही शिप, जो शिप का मालिक है बेटे उसका इंटरेस्ट है। क्यों, क्योंकि शिप अगर ठीक ठाक वहां पहुंचेगा तो उसे खर्चा मिलेगा, जर्नी की बेटे जर्नी की फीस मिलेगी, अदरवाइज उसे नहीं मिल पाएगी। ठीक है, पैसेंजर इन देयर गुड्स बेटे, पैसेंजर इन देयर, जो पैसेंजर है उनका अपने गुड्स में इंटरेस्ट होता है बेटे। ठीक है, एम्प्लॉइज एंड कैप्टन ऑफ द शिप इन देयर सैलरी, एम्प्लॉइज जो शिप में लगे हुए और जो कैप्टन उसे चला रहा है बेटे उसका अपनी सैलरी में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि अगर शिप को नुकसान पहुंचा, ठीक है, तो हो सकता है उनकी सैलरी भी बेटे काट ली जाए। ओनर ऑफ गुड्स इन हिज गुड्स, जो ओनर है उसका अपने गुड्स में होता है। मनी लैंडर हु प्रोवाइड मनी ऑन सिक्योरिटी, ठीक है, जो मनी लैंडर जिन्होंने अपना रुपया दिया है बेटे गुड्स के लिए उनका मनी में होता है। एंड पर्सन हु चार्ज फ्रेट इन द फ्रेट, और जो पर्सन जो फ्रेट चार्ज भाड़ा चार्ज करता है उसका चार्ज में। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ देखा जाता है बेटे कि इसमें यही है कि भाई किस जो पर्सन है उसका अपनी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, और जो इंटरेस्ट है वो किस समय देखा जाता है, एट द टाइम ऑफ डैमेज। सेकंड प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंप्लाइड वारंटी। दो तरह की वारंटी हमने बताए थे बेटे, एक तो रिटन वारंटी होती है जो लिखी हुई होती है, जो सब कॉमनली अंडरस्टूड होती है। एक होती है इंप्लाइड वारंटी जो लिखित में तो नहीं होती, लिखित में तो नहीं होती, लेकिन बेटे जो बोथ पार्टीज होते हैं उनके लिए कॉमनली अंडरस्टूड है। ठीक है, उन्हें पता है कि क्या चीजें उन्हें फॉलो करनी है। तो ये इंप्लाइड वारंटी कभी भी रिटन फॉर्म में नहीं होती बेटे, लेकिन कॉमनली अंडरस्टूड होते। देखिए, they are certain facts related with contract which need not to be explained clearly and specifically। तो बेटे कुछ फैक्ट होते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड जिसे हमें रिटर्न में लिखने की या बताने की जरूरत नहीं होती बेटे, वो कॉमनली अंडरस्टूड होती है। इवन इन द absence of such clarity and specification their existence is स्पेसिफाइड। क्लैरिटी ना होने पर भी बेटे उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार किया जाता है। जैसे बेटे अब देखिए कौन कौन सी इंप्लाइड वारंटी हो सकती है। सबसे पहले वर्थीनेस ऑफ शिप। वर्थीनेस का मतलब होता है योग्यता, कि बेटे जो शिप में आप माल भेज रहे हो उसकी योग्यता, उसकी कैपेसिटी कितने बेटे, हर चीज की कैपेसिटी होती है। तो जो शिप्स होते हैं बेटे उनकी भी कैपेसिटी होती है कि वो कितने टन माल को कैरी आउट कर सकते हैं अपने साथ। तो अगर बेटे शिप को रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है या शिप में कोई प्रॉब्लम है तो बेटे जर्नी स्टार्ट होने से पहले उस शिप को रिपेयर किया जाए, कॉमनली अंडरस्टूड है। ये बेटे इंप्लाइड वारंटी में आएगा आपका कि भाई इफ शिप नीड सम रिपेयर एंड मेंटेनेंस वी शुड डू सम रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द शिप so that there is a protective journey during the traveling। ठीक है, ट्रैवलिंग के दौरान आपकी जर्नी सुरक्षित रहे। तो बेटे शिप को आपको पूरी तरह से रिपेयर करना है। आगे नॉन डिविएशन ऑफ शिप। नॉन डिविएशन का मतलब है जो रूट आपने बेटे चुना है, जो रास्ते से आप जाओगे शिप को लेकर, वो रास्ता बेटे डिविएट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपके दौरान बात हुई थी बेटे, ठीक है, बात हुई थी एक रास्ते से एक वे से जाने की और आपने कोई दूसरा रास्ता चुन लिया, तो ये नहीं होना चाहिए। जिस वे से इजीली होता है, जो रास्ता सबसे इजी होता है, सुरक्षित होता है, आपको उसी रास्ते में लेकर जाना चाहिए। सो देयर शुड बी नो डिविएशन ऑफ द रूट। डिविएशन फ्रॉम फ्री पिक्स इज अलाउड। देखिए डिविएशन आप कर सकते हो लेकिन कुछ
स्पेशल केस में ही, पहला स्पेशल केस देखिए, इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर सेफ्टी ऑफ इंश्योर्ड गुड्स, कि बेटे दूसरे रास्ते से जाने पर गुड्स आपके एकदम सिक्योर रहेंगे। मान लीजिए दो रास्ते हैं जहां पर एक जगह समुद्री लहरें ज्यादा उठती है और दूसरी जगह समुद्री लहरें शांत रहती है, तो बेटे दूसरे जगह से आप जाइए जहां शांत रहते हैं, ताकि आपके गुड्स में पानी वगैरह ना लगे और वो खराब ना हो। सेकंड, इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर सेविंग ऑफ द लाइफ ऑफ द शिप, बेटे एक रास्ते पर ले जाने से बेटे शिप को खतरा पैदा हो रहा है, दूसरे ले जाने से वो एकदम सुरक्षित है, तो फिर आप दूसरे पर ले जा सकते हो। इफ द डिविएशन ऑफ द शिप कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द कैप्टन ऑफ द शिप, अगर बेटे जो शिप है उसका कंट्रोल कैप्टन ने खो दिया है, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो फिर हो सकता है आप उसे किसी दूसरे सिक्योर रास्ते से ले जाए, या फिर अगर किसी पैसेंजर को इमरजेंसी मेडिकल हेल्प चाहिए, मेडिकल सहायता चाहिए, तो भी आप दूसरे रास्ते से ले जा सकते हैं, ये भी इंप्लाइड वारंटी होती है। थर्ड देखिए, लीगैलिटी ऑफ वेंचर, जो भी आप गुड्स वगैरह भेज रहे हो बेटे, जो भी कंपनी गुड्स भेज रही है वो एकदम लीगल होना चाहिए बेटे, इलीगल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो गुड्स आप भेज रहे हो बेटे, आपने उसे टैक्स की चोरी करके, टैक्स इवेड करके उस गुड्स को आप भेज रहे हो, तो फिर बेटे वो आपका इंप्लाइड वारंटी के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। इसीलिए जो गुड्स आप भेज रहे हो वो कंप्लीटली लीगल होने चाहिए, उसमें जो टैक्स है, ठीक है, जो टैक्स है वो पूरी तरह से आपका कवर होना चाहिए। तो ये थे आपके प्रिंसिपल ऑफ इंप्लाइड वारंटी एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। या हम कहते हैं बेटे पर्सन का प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होना चाहिए। यहाँ कुछ कॉमनली चीजें उन्हें आपको देखना चाहिए, जैसे कि शिप आपका अच्छा होना चाहिए, रास्ता आपको कुछ एक्सेप्शन केसों के अलावा चेंज नहीं करना, और जो बिजनेस, जो गुड्स आप खरीदे वो कंप्लीटली लीगल होने चाहिए, उस पर कंप्लीट टैक्स आपने पे किया हुआ हो। देखिए बेटे, इस लेसन का लास्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। इसके बाद जो टॉपिक है आपका, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाला बेटे, वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो सिलेबस से कट चुका है, तो आपको यहीं तक ही करना है, डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। इसके बाद आपका ये लेसन खत्म हो चुका है, हम नेक्स्ट टाइम अगला नेक्स्ट लेसन अपना स्टार्ट करेंगे बेटे, ठीक है। देखिए, डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, पहला है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ये होता है। तो सबको पता है बेटे, लाइफ ऑफ इंश्योरेंस होता है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, नॉट लगाया बेटे मैंने, सो इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का नहीं होता, क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बेटे ये, ठीक है, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आफ्टर ए सर्टन पीरियड अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय इंश्योर्ड, ठीक है, एक पीरियड खत्म होने के बाद इंश्योर्ड जो होता है उसे अमाउंट मिलता ही मिलता है। जबकि जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये क्षतिपूर्ति के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटे। द प्रीमियम इज रिसीव्ड या अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज रिसीव्ड ओनली इन केस ऑफ लॉस, ठीक है बेटे, ओनली इन केस ऑफ लॉस, लॉस की दशा में ही आपको अमाउंट मिलता है, अदरवाइज आपको नहीं मिलता। यहाँ एक पीरियड खत्म होने के बाद आपको अमाउंट मिल जाता है, तो इसीलिए ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सेकंड देखिए, ऑब्जेक्टिव, लाइफ इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव ध्यान है आपको दो थे बेटे, एक तो था प्रोटेक्शन, ठीक है, और दूसरा था क्या, इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। जो बेटे इंश्योर्ड होता है वो अपनी फैमिली की स्मॉल छोटी छोटी सेविंग से अपनी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। मान लीजिए पर्सन की डेथ हो जाए बेटे, उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे बेटे, दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए वो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। जबकि जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है बेटे, इसका ऑब्जेक्टिव होता है सेफ्टी ऑफ द प्रॉपर्टी, सेफ्टी ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की सेफ्टी बेटे इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। जबकि इसका ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना। लिमिट ऑफ अमाउंट देखिए बेटे, यहाँ पर नो लिमिट ऑफ अमाउंट, कितने ही अमाउंट की आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो, 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, अमाउंट की लिमिट नहीं होती। जबकि यहाँ जो अमाउंट होता है बेटे, अमाउंट इज लिमिट टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जितने वैल्यू की बेटे प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू है वहां तक ही आपका अमाउंट सीमित होता है। आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, सब्रोगेशन मैंने बताया था बेटे प्रस्थापन, ठीक है, प्रस्थापन यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर होना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस में कभी बेटे प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अप्लाइड नहीं होता, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के आप ही ओनर हो, कोई और नहीं ले सकता बेटे। सो प्रिंसिपल ऑफ subrogation, principle of subrogation is not applied here, is not applied here,
ठीक है, यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है LIC में, बट जो जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम होता है बेटे, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सैब्रोगेशन इज अप्लाइड। अगर आपको ध्यान हो बेटे तो प्रिंसिपल ऑफ सैब्रोगेशन क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सैब्रोगेशन था जिसमें बेटे जो इंश्योरर कंपनी होती है, अमाउंट पे करने के बाद जो डैमेज गुड्स है उसकी ओनरशिप उसे ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, ओनर ये नहीं कर सकता कि भाई उसने कंपनसेशन भी ले लिया और जो डैमेज गुड्स है उसका जो बच्चा कूड़ा करकट बेकार है, ठीक है, उसे बेचकर रुपए भी ले ले। नहीं, जैसे बेटे कंपनी ने आपको कंपनसेशन दे दिया, वो जो बेटे कूड़ा करकट बचा हुआ है जो डैमेज माल का, वो उसकी ओनरशिप कंपनी को ट्रांसफर हो गया, वो उसे बेचकर चाहे थोड़े बहुत रुपए अरेंज कैसे ही कर ले। तो यहाँ सैब्रोगेशन बेटे नहीं अप्लाई होता, यहाँ होता है। पीरियड देखिए, लाइफ इंश्योरेंस जो होता है बेटे, ठीक है, इसका जो पीरियड होता है बेटे, पीरियड वो कोई फिक्स नहीं होता बेटे, वो अलग अलग साल की आपकी हो सकती है। सो पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर। पीरियड जो होता है वो नॉट फिक्स होता है, और जो पॉलिसी होती है बेटे वो एनी नंबर ऑफ ईयर्स की आप ले सकते हो। जबकि जहाँ जो पीरियड होता है यहाँ बेटे हमेशा 1 ईयर का पीरियड फिक्स रहता है। जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं बेटे वो 1 साल के लिए लिए जाते हैं, मैक्सिमम पीरियड 1 साल होता है। ठीक है, सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट एलिमेंट, यहाँ बेटे बोथ एलिमेंट अप्लाई होते हैं, बोथ एलिमेंट। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में बोथ एलिमेंट अप्लाई होते हैं क्योंकि सेफ्टी भी मिलती है और इन्वेस्टमेंट भी, छोटी छोटी सेविंग करके आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाती है। एक पीरियड समाप्त होने के बाद आपको अपना पैसा वापस मिल जाता है डबल मनी के साथ। जबकि यहाँ जो ओनली सेफ्टी एलिमेंट होता है बेटे, आप अपने गुड्स को सेव कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपके गुड्स डैमेज नहीं हुए तो 1 साल बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला बेटे, नथिंग विल बी रिसीव्ड। सो केवल सेफ्टी है, नॉट इन्वेस्टमेंट, नॉट इन्वेस्टमेंट। जबकि जो यहाँ पर है बेटे बोथ एलिमेंट मौजूद होते हैं। लास्ट देखिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में मैंने पहले बताया है जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है बेटे, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है वो कब देखा जाता है? एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी लेते समय बेटे इंटरेस्ट देखा जाता है। ठीक है, पॉलिसी लेते समय इंटरेस्ट देखा जाता है किसका किसमें है। जबकि यहाँ पर क्या जाता है? एट द टाइम ऑफ पॉलिसी एज वेल एज at the time of policy as well as टाइम ऑफ लॉस। अभी मैंने आपका मैराइन इंश्योरेंस समझाया, उसमें मैंने बताया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है बेटे, ठीक है, वो एट द टाइम ऑफ लॉस देखा जाता है मैराइन इंश्योरेंस में, क्योंकि लॉस होते समय ओनरशिप किसकी थी? बायर की या सेलर की। ठीक है, जिसकी ओनरशिप होते बेटे वही उस लॉस को भुगतता है। तो यहाँ पर जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो दोनों समय देखा जाता है, एट द टाइम ऑफ पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस। और यहाँ पर कब देखा जाता है? ओनली एट द टाइम ऑफ पॉलिसी। दैट लेसन हैज बीन फिनिश्ड। नेक्स्ट टाइम हम नया लेसन शुरू करेंगे।